इंक्रीज इन टेंशन इन द वायर। ये क्वेश्चन अच्छा है और मेहनत है काफी। तो सभी लोग देखना, अच्छा ठीक ही पूछा है तुमने क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मेहनत भी है और अपने को करना भी था ये। तुम जरा ध्यान से देखो, इसमें काफी सारी चीजें आने वाली हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तुमसे क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो थिन वायर ऑफ रेडियस आर चार्ज क्यू और फाइंड द इंक्रीज इन टेंशन इन द वायर। ठीक है, मैं टेंशन पे ही आता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है, ये है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू। अब इसके रिपल्शन की वजह से जो टेंशन डेवलप होगा वो टेंशन हमें चाहिए। ये रिपल्शन की वजह से जो टेंशन डेवलप होगा वो चाहिए। वैसे मुझे ये बताओ, 7th क्वेश्चन किसी ने निकाला है खुद से? क्यों, ये पूरा क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया है क्या खुद से? हम्म, चलो कोई नहीं, काफी लोगों ने निकाला, इट इज अप्रिशिएबल। देखो जरा, ये कहानी है कुछ। यहाँ पर देखो, जब भी ऐसा सॉल्यूशन करते हैं, ये बिल्कुल एक देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में दे रखा है। मैं उसी को बस यहाँ पे एक बार फिर से करने जा रहा हूँ। और जिसको नहीं पता था, जिसने नहीं किया था, इसको देख लो, ये क्वेश्चन आगे भी अलग अलग फॉर्म में पूछा जाएगा। हमने क्या किया, ये एक डी थीटा का एक आर्क कट किया। मैंने यहाँ पे एक आर्क कट किया जो कि डी थीटा एंगल, डी थीटा मतलब बहुत छोटा एंगल हुआ। डी थीटा मतलब क्या हो गया बेटा, ये छोटा एंगल हुआ, बस ये बात समझ लो। अब देखो, मैं इसको बेटा बड़ा करके यहाँ पे डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ये समझ लो। ये, हाँ अब सही है। ये हुआ तुम्हारा डी थीटा एंगल। ये क्या हुआ, डी थीटा एंगल। और यहां से एक एंगुलर बाइसेक्टर खींचा, ये डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई 2। यहां पे टेंशन, यहां पे टेंशन, कंपोनेंट्स, ये डी थीटा बाई 2 है ना, तो ये डी थीटा बाई 2, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। सिमेट्री से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। ये हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, टी साइन डी थीटा बाई 2। सिमिलरली टी कॉस डी थीटा बाई 2, टी साइन डी थीटा बाई 2, ये आएगा। ठीक है, ये कहानी। यहां से देखो, ये दोनों टर्म्स तो कट गए, ये दोनों टर्म्स तो कट गए, हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस कट गए। डाउनवर्ड में जो फोर्स बचा है वो बचा है 2t साइन डी थीटा बाई 2, ये बचा। और यहाँ पे देखो प्लस क्यू था, जो कि इसके ऊपर एक रिपल्शन का फोर्स दे रहा है। रिपल्शन का फोर्स क्या दे रहा है, रिपल्शन का फोर्स। और ये रिपल्शन फोर्स होगा के, ये क्यू। बेटा अगर मैं इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लूं, लैम्डा की वैल्यू निकाली जा सकती है भाई, लैम्डा की वैल्यू क्यू अपॉन 2 पाई आर कर देना भाई। इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो वहीं से तुमने लैम्डा लिख लिया। तो के क्यू लैम्डा, और बेटा ये लेंथ जानते हो कितना होगा, आर डी थीटा, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और यहां सब सॉल्व करोगे, जब भी थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, के क्यू लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। डी थीटा से डी थीटा काट दो, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दो। लास्ट में बस वो लैम्डा की वैल्यू जरूर रख देना, लैम्डा की वैल्यू क्यू अपॉन 2 पाई आर। पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया? बड़ा कईयों से नहीं आया होगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ।
मैं ये बिल्कुल श्योर हूँ कि कई लोगों से ये नहीं निकला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, टू पार्टिकल ए एंड बी चार्ज कैरिंग क्यू आर हेक्स फील्ड सेपरेशन डी अपार्ट पार्टिकल सी हैविंग मास सेम एंड चार्ज क्यूब इन द मिड पॉइंट। बेटा किसने पूछा है? दिव्य कुमार बेटा, जैसे तुमने ए पार्ट निकाला ना, सेम क्वेश्चन बी है, इसमें मैं कोई एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। और तरीका पूरा का पूरा वही है। तुमने मेरे से वैसे भी बी पार्ट ही पूछा है, इसका मतलब ए पार्ट तुमने बच्चे किया है। बी पार्ट निकालो, सेम ही चीज करनी है, बस अप्रोक्सीमेशन सही से लेना, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है चेंज करना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, मतलब कुछ भी नहीं करना, ए पार्ट जो है ना, बी पार्ट में भी वही चीज करना, बस वहां पे अप्रोक्सीमेशन का यूज सही से कर देना, आ जाएगा तुम्हारा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन किसने पूछा है भाई? हरीश निम्बावत, हर्षित निम्बावत। क्या पूछा है यार, एक मिनट थोड़ा देखने दो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा क्या है, एक मिनट। Charge q is located at the origin in free space and another charge q at 200. Hmm. If the x component of the electric field 3110, calculate the value of q. The kind is the यार निम्बावत, यार तुम क्या किए हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म करो, एक लाइन का क्वेश्चन था, तुमसे हुआ ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म बेटा किस लिए पढ़ाया था? इसीलिए तो पढ़ाया था। और तुमसे हुआ ही नहीं है क्वेश्चन। बेटा देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन है, मैं इसे कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है। थ्योरी जरूर पढ़ाई है बट एज इट इज क्वेश्चन आए नहीं है बहुत ज्यादा, बट फिर भी यार ये होने लायक था। मतलब थ्योरी पढ़ाने का मतलब ही क्या रहा? देखना बच्चे जरा, देखना बच्चों, सभी लोग देखना इस चीज को, आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन, चार्ज है लोकेटेड एट द ओरिजिन। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे एक चार्ज है, 200 पे चार्ज है, यहाँ पे कहीं एक चार्ज है, Q1 कर देना। इफ द एक्स कॉम्पोनेंट एट 311 इज 0, 311। अब जरा तुम फॉर्मूला याद करो, E के Q R2 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब। यही मैंने सिखाया था तुम लोगों को, तुम लोग सही से बताना भाई यहाँ पे जरा, क्या कहते हो? यही फॉर्मूला मैंने लिखा था, याद करो। जहां पर R1 चार्ज का वो होता है पोजीशन वेक्टर, और R2 है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मैं E लिख रहा हूं, अब जरा देखो, मैं पूरा लिखने जा रहा हूं पहले इन दोनों की वजह से। के बेटा ये क्यू कितना है? ये 10⁻⁻9, 10⁻⁻9। R2 3i प्लस जे प्लस के। बेटा ये 0 है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, डिवाइडेड बाई रूट 9 10 11, रूट 11 का क्यूब, प्लस बेटा ये के वो है 9 इंटू 10⁻9, फिर से के क्यू। बेटा ये Q1 की वैल्यू कितनी है जरा देखना पड़ेगा, बताओ ना जरा, वैल्यू कितनी है भाई? तो ये फोन में भी ये वैल्यू दे रखी है बच्चे। अनदर चार्ज क्यू, अच्छा क्यू तो निकालना ही है यार, क्यू तो निकालना ही है। के क्यू, अब देखो R2 ये फिर से 3i प्लस जे प्लस के, माइनस, इसमें माइनस एक डालेंगे, माइनस डालेंगे। और ये क्या था? दिस पॉइंट वाज Q1, क्या था Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या था? 200।
200 मतलब 2 आई कैप और डिवाइडेड बाई, क्या बचेगा यार, ये बचेगा तुम्हारा आई कैप, ठीक है, √3 के लो 10 9 इंटू 10⁹ डाल दो। और इसमें ये चीज बोली, देखो इसमें एक बात बोली है इसने कि इसका y कॉम्पोनेंट 0 है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, सिंपली इसमें जो j जहां जहां है ना, जितने भी j के साथ जो भी टर्म्स आएगा, j वाले टर्म को कलेक्ट कर लो, उसका कोफिशिएंट 0 कर दो। j वाला टर्म में जो भी आ रहा है ना, सब कलेक्ट करके उसका कोफिशिएंट 0 कर देना। बेटा जरा करके देखो, मैंने ये लिखा है, अब तुम्हें बस j वाला जो कंपोनेंट है ना, उसे कलेक्ट करके, क्योंकि y कंपोनेंट 0 है तो y मतलब j, j को अभी जरा आंसर निकाल के दो बेटा, सभी लोग आंसर निकाल के दो जिसने भी पूछा है। हर्षित तुम तो निकाल के दो ही कम से कम। मे भी इसलिए दिक्कत आई क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हुए नहीं है इस हिस्से पे पर्टिकुलरली, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म में, मे भी इस वजह से दिक्कत आई है। आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कोई और पूछना हो तो, कोई और पूछना हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th बेटा, 25th से पहले कोई हो तो वो बताओ। एक बार आगे बढ़ गए तो हम पीछे नहीं आ पाएंगे, ध्यान रखना। 5th, 6 charges are placed at the vertices of regular hexagon as shown in figure. Find the electric field on the line passing through and perpendicular to the plane of the figure as a distance x from O। ये 3D का डायग्राम है बिल्कुल। चलो इसको डिस्कस करते हैं। वैसे इसको तुम चाहते हैं ना, क्या नाम है, एक मिनट बेटा, जस्ट मिनट। इसमें वैसे देखो, अगर मैं इसको वेक्टर से ही कर दूं तो बहुत आसान है। नीलेश तुम मेरी बात सुनना जरा, वैसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वैसे इसको बिना वेक्टर के भी कर सकते हैं, वेक्टर से छोटा पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, बस देख लेना तुम। ओह सॉरी, कुछ ऐसा हेक्सागन बनेगा, सुनते रहना मेरी बात। हेक्सागन ऐसा बनेगा ना, ना इसमें सिमेट्री नहीं है यार। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मुझे एक मिनट सोच लेने दो जरा। प्लस क्यू और ये, नहीं नहीं बच्चे, रुको रुको रुको, जस्ट मिनट, नहीं नहीं मैंने तो इसमें रहने दो, पूरा ही करना पड़ेगा। मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। वेक्टर में निकल तो उससे भी आएगा, बस ये है कि जितना आसान मैं सोच रहा था उतना आसान है नहीं है, क्योंकि उसमें अगर ध्यान से देखो तो चार्जेस थोड़े बदल दिए हैं, +Q - Q थोड़ा कर दिया है, और कोई दिक्कत नहीं है। देखना, अगर आप देखिए बच्चों यहाँ से थोड़ा सा 3D का ऑब्जर्वेशन आएगा यहाँ पे, यही थोड़ी सी मेहनत वाली बात है, और ध्यान देना जरा यहाँ से, क्योंकि 3D के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेरे लिए भी कुछ ज्यादा चॉइसेस नहीं है, ये है। और एक पेयर में उठा ले रहा हूँ, कोई भी एक पेयर उठा ले रहा हूँ, लेट से ये +Q
ये माइनस क्यू, एक पेयर में उठा रहा हूँ, बाकी में तुम देखोगे तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ये कहानी है। एक एक हो जाएगा तो बाकी तुम रिलेट कर लो। तुम बस ध्यान देना जरा जो मैं करने जा रहा हूँ। और इसमें डिस्टेंस क्या दी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लाइन पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखना ये कहानी है, क्या विजिबल है ये, पहले तो ये बताओ कि ये 3D में समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ये 3D दिख रहा हो, वो बड़ा जरूरी है। अब जरा इसकी वजह से देखना, ये सुनना जरा, इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द चार्ज, इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, और इस नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज। ये कहानी, इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज। मैं बिल्कुल एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, कहानी कुछ ऐसी बन रही है, कुछ ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे है, एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। और तुम जब इसको सॉल्व करोगे ना, बिल्कुल सिमेट्री से, ये थीटा, तुम समझ जाओ कि ये वाले कंपोनेंट्स कट जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट्स बच जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, जो ये कहानी है, ये इधर और ये इधर, तो रिजल्टेंट इधर वाला बचेगा, इधर वाला मैं एक दूसरा मार्कर से चेक बना देता हूँ। जो रिजल्टेंट बचेगा, वो जो बचेगा वो इधर वाला बचेगा, ये ब्लू मार्कर जो मैंने बनाया, ये इधर, ये रिजल्टेंट इधर बचेगा। क्या पहले ये बताओ डायग्राम क्लियर होता है, जस्ट टेल मी। केवल इन दो की बात कर रहा हूँ, केवल इन दो की बात करो, मैं बाकी और किसी की नहीं बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया ये चीज। और फिर हमारी कहानी केवल अभी इन्हीं दो तक सीमित है, रिस्ट्रिक्टेड है। अपने को ये डिस्टेंस, ये है ना, ये डिस्टेंस एक्स बोला हुआ है, ये डिस्टेंस एक्स, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स। अब एक के बात करता हूँ, ये ऐसे आया, ऐसे है ना, तो पहले तो ये दूरी, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस। अब देखो, ये ए दे रखा है, अगर ये ए दे रखा है तो ये दूरी भी ए होगी। और ई की वैल्यू सबसे पहले लिखो, क्या होगा, के क्यू, डिस्टेंस का स्क्वायर, ए और बेटा ये एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू ध्यान देना, ई की वैल्यू, ये ई की वैल्यू है, ऐसे ऐसे, ठीक है ये। और अपने को ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ये वाला कंपोनेंट, मतलब मेरे को भी ये क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये एंगल चाहिए समहाउ, चाहे तुम इधर से निकाल दो, ये है ऐसे, और अपने को हॉरिजॉन्टल से एंगल चाहिए। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, एंगल निकालने के लिए मेहनत है एक्चुअली, सारा का सारा मेहनत ये 3D में है, इसीलिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ये सिंपल पार्ट है, एक कर लोगे तो बाकी सारे निकलने वाले हैं। यहाँ से या यहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा ऐसे, एंड आई नीड दिस एंगल हॉरिजॉन्टल। एक तो दिखना मुश्किल काम है, ये ऐसे अट्रैक्शन, और मुझे हॉरिजॉन्टल एंगल चाहिए, कैसे निकलेगा यही मैं सोच रहा हूँ। ये ऐसे, और मुझे ये एंगल चाहिए। देख डायग्राम बनाने तो जरा, ये एक्स, जस्ट मिनट बेटा, ध्यान देना, ये ए, ये, और मुझे ये एंगल चाहिए। मैं फिर से एक बार बना के देखूं कहीं भी, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो मुझे ये एंगल चाहिए। मेरे ख्याल से ये डायग्राम है, आई नीड दिस थीटा, और ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं फिर से एक बार सोच लेने दो। ये ठीक है। और ये थीटा कैसे निकालोगे, हमें उसका कौन सा कॉम्पोनेंट चाहिए, ये कॉम्पोनेंट चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, ये आ जाएगा कॉस कॉम्पोनेंट। और ये एक कॉम्पोनेंट है इस पेयर में, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल, जो ये फील्ड आया था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये एक्चुअल में इन दोनों पेयर की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नीट्यूड इतना है।
और ये केवल दो पेयर की वजह से है, ये सॉरी ये इस पेयर की वजह से है, अभी और भी हमें करना है। पहले ये बताओ इतना क्लियर हो गया? इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से। ठीक है। और अब देखो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसकी वजह से, अब देखो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो इसमें ये आ जाएगा डायरेक्शन, भाई देखो ना, माइनस की तरफ जा रहा है, कहानी खत्म हो गई, ये हो गया। और इन दोनों की वजह से ये इधर आ जाएगा, एंगल 120 आएगा, आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीजें? देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये एंगल 120, और इसमें इधर, तो तीन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के 120। कोई ज्यादा मतलब मेहनत वाला काम नहीं था, कैलकुलेशन आसान कर दिया, बट फिर भी पूरा ऑब्जर्वेशन क्लियर होना चाहिए। ऑल्दो ये सीधा ही क्वेश्चन था, बट फिर भी पूरा ऑब्जर्वेशन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ रिपीट नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 देखो जरा। किसने पूछा? हर्ष लोहिया भाई, क्यों पूछा यार ये? क्यों पूछा है तुमने? ऐसे करो, मैं बता भी नहीं रहा हूँ। हर्ष लोहिया, ये आसान क्वेश्चन है। 8 तुम्हें करना है अभी भी, यू हैव टू, और इसमें ज्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है। 10th 9th मतलब सब पूछ ही लोगे क्या यार? 9th में मेरा आंसर सर, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स है, ये आ रहा है, पर पीछे tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स है। यार निशांत, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कहना बहुत मुश्किल है। अगर तुमने इतनी मेहनत की है तो निकाल लोगे। नहीं नहीं, आंसर तो सही है, तो मैं भी कह रहा हूँ इसमें कोई आंसर गलत ही नहीं है। बट निशान, तुमने अगर इतना किया तो ये भी निकालो यार, आ जाएगा। आंसर सही है उसका, गड़बड़ी नहीं है। तुम ये अगर उम्मीद करो कि गड़बड़ है, तो वो नहीं है बच्चे। 9th वाला, अरे तुमने वो किया होगा, एनर्जी बैलेंस करो यार। तुमने फोर्स बैलेंस किया था क्या निशांत, ये बताओ? निशांत, तुमने फोर्स बैलेंस किया था? नहीं, फोर्स बैलेंस से नहीं आएगा, एनर्जी बैलेंस से आएगा, भी ये सोच लेना तुम। इसका आंसर फोर्स बैलेंस से नहीं आएगा, एनर्जी बैलेंस से आएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ ये तुम सोच लेना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है? particle of mass m radius minus particle of mass m and charge minus q moves along diameter unit which or sphere। ये भी नहीं बताया जा रहा है यार, क्या पूछ रहे दिव्य कुमार? एक लाइन का सवाल है, तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग करते क्या यार, इतने दिन पढ़ाने का मतलब क्या हुआ फिर है? ये है एक लाइन का, देखो यहाँ से तुम x दूरी पर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ρx/3 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही x आ जाएगा, SHM प्रूफ हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ यार तुम्हारा? कौन था ये 10वां वाला? दिव्य कुमार बेटा, ये तुमने ही पूछ, किसने पूछा था यार? 10वां किसने पूछा था? किसी ने पूछा ही नहीं था कि? हाँ दिव्य कुमार, तुम्हें तो पूछा है ना। तुम देखो यार, क्या कर रहे हो तुम भी? सीधा सीधा है भाई, कुछ भी मत पूछो यार तुम लोग। हाँ निशांत, तुम सही कह रहे हो, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी 9th में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 10th के बाद, 10th के बाद बच्चों। बेटा देखो, जिससे नहीं आ रहा है पूछो, देख लो क्या किया है, तभी मैं आंसर कर पाऊंगा, इसलिए देख लो उसे। 13th कह रहा, पॉइंट चार्ज प्लस मास 100 ग्राम एक्सपीरियंस अ फोर्स 100 न्यूटन एट अ पॉइंट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। If it is released, find its speed when it at a distance 40 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। ये भी घटिया सवाल है सीरियसली, और इससे पता चलता है कि तुम लोग को रिजल्ट रिजल्ट सब कैसे गायब हो गया ना, इससे पता चलता है। और सब पे मैंने थ्योरी पढ़ाई है, ये भी जो क्वेश्चन इसने 13 पूछा ना, एज इट इज इसके लिए पूरा का पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, और मेरे को कुछ ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है।
बेटा इसलिए ध्यान से थ्योरी पढ़ो, मैं बार बार कह रहा था, इतने 1 डेढ़ महीने से थ्योरी रटवा ही रहे बैठा के, तुम इसीलिए रटवा रहे थे कि तुम कुछ करो। क्वेश्चन आते ही वो बेटा बिल्कुल दशा सामने आ गई कि क्या किया तुम लोगों ने। देखो जरा, पहली बात तो ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, और क्या कहता है कि 100 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, पॉइंट चार्ज। ये देखो के, नहीं के नहीं भाई, ई की वैल्यू होगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दूरी आर दे रखी है, कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू क्यू, ये तुम्हें जानते हो कितना दे रखा है? सब कुछ एमकेएस में लेना भाई, मूर्खता मत करना कुछ और करने की। ये 100 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। इससे तुम्हें लैम्डा इंटू क्यू जरूर मिल जाएगा, लैम्डा इंटू क्यू, इससे तुम्हें लैम्डा इंटू क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद क्या कहता है कि जब हम इसे छोड़, इफ इट इज रिलीज फाइंड इट स्पीड व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। अब जरा याद करो, ये R1 और ये R2, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को क्या चाहिए पता है? V2 माइनस V1 के लैम्डा ln। यार बेटा अगर तुम याद करो, Q डेल्टा V, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, ऑब्वियसली फील्ड ऐसे जाएगी तो यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। तो याद करो ना, फॉर्मूला क्या था यार? ये था क्या कि लैम्डा ln R2/R1, शायद यही था, और ये इनटू क्यू कर देना, विच शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv², अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देख ले, थोड़ा फॉर्मूला देख लेना, मेरे को इतना याद नहीं है, ये ऊपर नीचे ना हो, बस ये कर लेना बेटा। वो थोड़ा R2 R1 का थोड़ा फैक्टर देख लेना, बस मैंने वहीं उल्टे ऊपर नीचे ना किया हो। क्लास में हमने प्रूव किया हुआ है, ये क्या कहते हैं, किसने पूछा था ये? नीलेश कुमार, बेटा नीलेश कुमार देख लो। अभी क्लियर हो गया तुम्हें ये? बाकियों ने आंसर निकाला कि नहीं निकाला? क्यों बच्चों, पता चला मैं एक से कह रहा हूँ, बाकियों ने भी कुछ किया है कि नहीं किया है? हम्म, अभिषेक बोरा भाई तुमने किया है कि नहीं किया? हम्म, अर्शी दहिया बच्चे तुमने भी किया कि नहीं किया? अनिमेश पायल, ऐशा पारेख, हरीश पालीवाल, तुमने कुछ नहीं पूछा, तुम कुछ करके नहीं आए हो क्या? क्यों? हरीश पालीवाल भाई तुमने भी कुछ नहीं पूछा है, ये सब कर डाले हैं क्या तुमने? अरे अभिषेक बोरा, तुम्हारी तबीयत सही नहीं बेटा, ध्यान रखो यार। बड़ी समस्या है। कोई नहीं, अरे वो जवाब ही नहीं दे रहा हरीश पालीवाल भाई, तुम आवाज नहीं पहुंची क्या? अरे अरे अब कब करोगे यार? इतने दिन हो गए, अच्छा खासा टाइम मिला है तुम्हें। 25वां डाउट पूछा गया मेरे से, 25th। देख लो मैं 25th पे जा रहा हूँ बेटा, अगर मैं आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं आऊंगा, ध्यान रखना, तो पूछ लो पहले ही अगर कुछ पूछना है तो। 25th से पहले है कोई? 25th है? अच्छा, 25th भी तुम लोगों ने निकाला है, क्या कहते हैं बच्चों, तुम लोगों ने निकाला है? वैसे एक बच्चे ने पूछा, मतलब बाकियों ने निकाला है। मुझे एज ए क्वेश्चन तो ये ठीक लगता है, बट हाँ, मैं मतलब मुझे पसंद है ये, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ तुम लोग को, आज नई चीज मिलेगी तुम्हें पक्का, मैंने तो नहीं पढ़ाई, तुमने खुद से पढ़ डाला तो अलग चीज है, बट मैं यहाँ पे कुछ नया जरूर पढ़ाऊंगा। एक तो तुम्हारा जो जो चीज हमने क्लास में प्रूफ की है, मैं उसी को पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसमें से कुछ नया आ जाएगा। एक तो मैं लास्ट चीज जो मैंने क्लास में ही कराई उतने से ही सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन वैसे डाउट लायक तो नहीं है, क्योंकि एज इट इज सेम क्वेश्चन क्लास में मैंने बैठा के कराया तुम्हें, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने एज इट इज क्लास में बैठा के कराया हुआ है। ठीक है, चलो देखो जरा,
देखो क्वेश्चन जो है इसमें तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन होने वाला है। जैसे तुम याद करो एक क्वेश्चन मैंने कराया था, यहाँ से x डिस्टेंस था, यहाँ पे x डिस्टेंस था, याद आता है? ये a कर दिया इन्होंने x की जगह और ये r है, मैंने यहाँ पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया। तुम याद करना जरा, r पे dr थिकनेस का, फिर फ्लक्स कैसे निकाला था, ऐसे ये ऐसे लिया था मैंने, ये एंगल थीटा लिया था, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस बच्चा कितना हुआ, आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये इंटू ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई आर डी आर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। फिर हमने इसे इंटीग्रेट किया था 0 से आर। पहले इतना याद करो, याद आता है ये क्वेश्चन एज इट इज क्लास में कराया गया है। पहले ये बताओ मेरे को सभी लोग, मैं इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के कंसर्न नहीं, वैसे पूछ लिया तो मैं इसमें कुछ और भी बताऊंगा, पहले ये बताओ। और इसके बाद बस तुम देखो, इस चार्ज से जो टोटल फ्लक्स पास कर सकता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/4 फ्लक्स जो है वो यहां से पास कर रहा है, मतलब ये जानते हो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज से मैक्सिमम फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास करता है। एक चार्ज से जो मैक्सिमम फ्लक्स पास करता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास करता है। समझ आ रही है बच्चों ये बात? जैसे ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सोल्यूशन आंसर निकालने वाइज कोई मुश्किल नहीं था, बट मैं यहाँ पे कुछ नई चीज भी बताना चाहता हूँ। पहले ये तो जो था वो मेरे ख्याल से मेजोरिटी ने इसी तरीके से सोचना चाहिए था, जो मेरे को लगता है। बट ऐसे नोट कर लो, मैं हटाऊंगा क्योंकि इसका एक और मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, और वो चीज काम की चीज है, आगे बहुत काम आने वाली है। तुम फॉर्मूला जरूर रटना क्योंकि आगे भी बहुत बार हम यूज करेंगे। अब समझ आ गया प्रीत गहलोत टोटल फ्लक्स क्या होता है भाई? चलो, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान देना अब तुम लोग जरा, ये नया है, मैंने तो नहीं पढ़ा है एटलीस्ट, और ये तुम लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद रखना, आगे काम बहुत आएगा, मजेदार चीज है ये। अब ध्यान देना, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सॉलिड एंगल की। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, एक लाइन तुमसे बताई जाती है कि 3D में जो एंगल बनता है ना उसे हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। प्लेन में जब एंगल बनता है तो सिंपल एंगल कहलाता है और उसका सम 360 डिग्री या 2 पाई होता है। लेकिन यही चीज स्पेस में जो एंगल बनता है, 3D में जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड आपका सॉलिड एंगल। जैसे लेट से कि मेरे को अगर जैसे ये बोर्ड है, लेट से ये बोर्ड है, ये बोर्ड है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये जो बोर्ड को मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरी आंखों पे जो एंगल बनेगा यहाँ से, वो एक्चुअल में 3D में ये देखो ऐसे, आई होप विजिबल हो तुम लोग को, यहाँ से देखो ऐसे और ऐसे। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? क्या मेरी बात समझ आ रही है? 3D में जो एंगल बनता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे। जैसे मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे ये है, आई होप बेटा 3D में तुम्हें थोड़ा समझ आ रहा हो, पूरा ये, पूरा इस तरीके से जो एंगल है ना, ये पूरा ये एंगल, ये एंगल तुम्हारा सॉलिड एंगल कहलाएगा। इज इट क्लियर? कैसा भी एरिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया कैसा भी हो चलेगा बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सॉलिड एंगल का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, जनरल फॉर्मूला मैं वो बताना चाहता हूँ। मैं जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। सॉलिड एंगल निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है, फाइव सॉलिड एंगल के लिए यूज किया है मैंने, इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जनरली कई बार सब कुछ अगर कांस्टेंट हो तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर भी लिख देते हैं, बट इंटीग्रेशन में हमेशा कुछ इस तरीके का फॉर्म बनता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये होता है।
और इसमें मतलब समझिएगा। मैं ये फॉर्म ज्यादा बताना पसंद करूंगा जनरल फॉर्म में। और देखिए जरा इसको कैसे निकालेंगे। जब भी कहीं पर भी एरिया होता है ना, वहां पे सॉलिड एंगल का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। जब भी कहीं पे भी एरिया होता है ना, वहां पे सॉलिड एंगल का कंसेप्ट डेवलप। ठीक है, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। वहां पे क्या डेवलप हो जाता है, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करूं, हम्म अब यहाँ पर देखो आर जो होता है ना, जो भी एरिया होता है वहां से दूरी, जो भी एरिया होता है उसकी डिस्टेंस होती है पॉइंट से। जहां जैसे यहाँ से, जैसे यही पॉइंट है, यहाँ से मुझे सॉलिड एंगल देखना है कि ये एरिया सॉलिड एंगल कितना बनाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब भी तुम ये देखने जाओगे ना सॉलिड एंगल के लिए, तो हर एक पॉइंट की डिस्टेंस अलग है। जैसे यहाँ से दूरी अलग है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये आर की वैल्यू क्या होगी, बदलती चली जाएगी। यहाँ से देखो, मैं अलग से बनाता हूँ। जैसे ये है, ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग है। और ये जो आर होता है, वो जो एरिया होता है वहां से डिस्टेंस होती है, कि जिस पॉइंट से तुम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हो और जिस एरिया के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां से जो डिस्टेंस होती है उस एरिया की, वो डिस्टेंस होती है आर। ठीक है, डिस्टेंस होती है आर। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये आर लगातार इंक्रीज हो रहा है ऊपर जाने पे, या बदल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए हमें अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशियल एरिया के लिए आर डिस्टेंस पे डी आर, जैसे रिंग काटा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसा ही रिंग बनाएंगे। और इस डिफरेंशियल रिंग की वजह से जो डिफरेंशियल सॉलिड एंगल आएगा, मतलब इस डिफरेंशियल रिंग का एरिया हम लोग यहाँ पे डीए लिखेंगे, विच इज 2 पाई आर डी आर अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा पता है तुमको, ये डिस्टेंस क्या होगा। मैं बेटा इसको एक्स लिख दे रहा हूँ, एक्स बाद में हम ले लेंगे। ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया डी ए और ये हो गया आर स्क्वायर। कॉस थीटा होता है एरिया और आर वेक्टर के बीच का एंगल। जो यहाँ पे कॉस थीटा था, एग्जैक्टली वही कॉस थीटा होता है जो डिफरेंशियल एरिया या एरिया वेक्टर होता है और जो आर वेक्टर होता है उसके बीच का एंगल होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा ये चीज। और अगर मैं उसको प्लेस कर दूं यहाँ पे, तो देखो जरा कॉस थीटा क्या होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये हम इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, यहां से यहां, जीरो से आर। तो ये तुमको जानते हो क्या देगा, ये तुमको देगा सॉलिड एंगल। आई रिपीट, ये देगा सॉलिड एंगल इस एरिया के लिए एक्स दूरी से, ये देगा तुम्हें। अब पहले जो मैंने बोला है उसे जस्ट टेक योर टाइम, रियलाइज करने की कोशिश करो। ये आसान नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, बट इट विल टेक सम टाइम। थोड़ा सा जो मैंने बोला उसे एनालाइज करने की कोशिश करो केयरफुली। और ये नई चीज है, ये तुम्हें सीखनी ही सीखनी है, काम की है ये काफी। हाँ हरीश लोहिया यही फॉर्मूला है। जरा सभी लोग बेटा ये पूरा करो, इसके बाद सॉल्व करके मुझे दो। मुझे बेटा इसका रिजल्ट निकाल के दो सभी लोग। सॉल्व करके दो मुझे जरा।
आप इसे कर लो एक बार, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, जस्ट नोट इट डाउन। और मुझे इसका इंटीग्रेशन भी करके दे दो। भाई इतना टाइम लगना नहीं चाहिए बच्चों, यू नीड टू बी। ये आंसर आना चाहिए, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। और जहां पर थीटा जानते हो क्या होगा, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। रुक जाओ, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो थीटा भी तो पता होना चाहिए ना। थीटा ये नहीं है भाई, तुम ये थीटा मत ले लेना, थीटा ये है। जैसे ये एरिया है, ये एंगल थीटा लेना है, ये एंगल। और जो फाई आएगा, टोटल फाई, ये आएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अरे ये 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा, जगह नहीं है थोड़ी सी, मैं फिर से लिख देता हूँ। 1 माइनस, जस्ट बच्चे, 1 माइनस कॉस थीटा। और थीटा ये लेते हैं यहाँ से, जहां से तुम्हें सॉलिड एंगल निकालना है। वो बेटा तुम लोगों ने जनरल एक्स में वैल्यूज डाली है, जरा वो लिख के देख लो। कई बच्चों ने मुझे जनरल एक्स और आर में दिया है ना, वो जरा बेटा एक बार लिख के देख लो, निशान एक बार चेक करो बच्चे। सभी लोग बेटा जरा देख लो, जस्ट टेक योर टाइम, सभी लोग देखो जरा। आई रिपीट, सभी लोग ये करके देखो। वेट अ मिनट बेटा, वीडियो चला गया, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड। बेटा लेट मी ऐड दैट पावर सोर्स। पहले ये बताओ बच्चों, ये क्लियर होता है क्या? ये रिजल्ट रटना है तुमको, एवरीबडी हैव टू लर्न दिस वन बेटा, एवरीबडी। और मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या किया है, बट हाँ ये रटना तो है ही है तुम्हें, ये चीज आप मान के चलो। देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, आप उसे फिर से देखिए। मैंने क्या किया बच्चे, मैं इसे फिर से बता रहा हूँ, उसे देखिएगा आप लोग। हमें यहां से देखने पर ये जो एरिया जितना सॉलिड एंगल बनाने वाला था वो हमें निकालना था। सॉलिड एंगल का जनरल फॉर्मूला ये होता है, डी ए गॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे थीटा आर और एरिया के, डिफरेंशियल एरिया के बीच का एंगल है। मैंने यहाँ से डिफरेंशियल एरिया 2 पाई r dr रिंग लिया मैंने, डिफरेंशियल एरिया, ये डिफरेंशियल एरिया हो गया तुम्हारा, आर स्क्वायर हो गया क्योंकि ये दूरी हो गई, इंटू कॉस थीटा, और उससे मैंने 0 से r इंटीग्रेट कर दिया, तो ये पूरा इंटीग्रेशन हमें सॉलिड एंगल दे देगा, जो कि ये एरिया बना रहा था इस पॉइंट से। पहली बात ये हो गई, जिसका हमने रिजल्ट ये निकाला, जहां पे ध्यान रखना थीटा क्या है, भूलना नहीं, थीटा क्या है ये चीज याद रखना, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, ये बात थी। देखो अब ध्यान देना,
इसका यूज बहुत, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला, हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं इसको। मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा। अब देखो क्या करने वाले हैं। जब भी कोई क्लोज्ड लूप होता है और चार्ज यहाँ पर रखा होता है, इससे पास होने वाला फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे पास होने वाला फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ाया हुआ है तुम्हें। किसी भी क्लोज्ड सरफेस का जो टोटल सॉलिड सॉलिड एंगल का सम होता है वो 4 पाई होता है। जैसे किसी सर्कल में, या किसी कोई सर्कल में अगर पूरा एंगल सम करते हो तो 2D में वो 2 पाई होता है, लेकिन सॉलिड एंगल में किसी क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज स्फीयर के लिए, ये होता है 4 पाई। कितना होता है? 4 पाई। और तुम यहां से अब यूनिटरी मेथड लगा दो। 4 पाई के लिए फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वन सॉलिड एंगल के लिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वन सॉलिड एंगल के लिए, यूनिट मेथड। अब यहां से तुम सॉलिड एंगल निकालो, यहां से, रुकना जरा। तुमने अभी ये जरा पूरा वैल्यू निकाला था ना, यहां से मान लो तुमने सॉलिड एंगल कितना निकाला, फाई निकाला लेट से। बेटा इस एरिया के लिए जो क्वेश्चन में दिया है तुम सॉलिड एंगल निकाल लोगे। तो अब यूनिट के लिए इतना आ रहा है, तो फाई सॉलिड एंगल के लिए कितना फ्लक्स आएगा, ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। और ये जो फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स का कितना है? 1/4 है। भाई ये बताओ, ये तुम्हारा टोटल फ्लक्स आ गया, ठीक है, उसका 1/4। तो तुम एक काम करो ना, मैंने क्या कर दिया है, तुम बेसिकली 1/4 कह रहे ना, तो इसमें कोई इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम बस वो फाइव को ही कर दो कि 1/4 है। रुक जाओ जरा, ये इतना भी करने की जरूरत नहीं है। भाई सिंपली जब 4 पाई होता है, जब 4 पाई होता है तो फ्लक्स है कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 कब होगा? जब वो जो सॉलिड एंगल तुमने निकाला है वो 1/4 हो, मतलब वो पाई के बराबर हो। तो वो जो सॉलिड एंगल है ना, उसको तुम पाई के बराबर कर दो। वो जो सॉलिड एंगल तुमने निकाला है उसको पाई के बराबर कर दो। मैंने क्या कहा है, समझ आया क्या बच्चे? भाई जब 4 पाई का सॉलिड एंगल है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो अगर 1/4 फ्लक्स है तो जो वो सॉलिड एंगल बनाएगा वो भी 1/4 होना चाहिए। बेटा निकाल के आंसर देखो जरा, और इसका एप्लीकेशन कैसे किया वो भी देख लो। बेटा बाकी लोग भी निकाल के दो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यू बाई 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स होगा, 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा बस इतना याद रखो, मैं सबसे बोल रहा हूँ कि जब 4 पाई का सॉलिड एंगल होगा तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में तुमसे बोला है कि जो तुम्हारा ये गिवन एरिया है उससे 1/4 फ्लक्स निकलता है। इससे जो फ्लक्स निकलता है, टोटल फ्लक्स का कितना निकलता है? 1/4। तो यहां से जो भी ये सॉलिड एंगल बनाएगा वो टोटल सॉलिड एंगल का 1/4 बनाएगा, तभी 1/4 फ्लक्स पास हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसका जो हम लोगों ने सॉलिड एंगल निकाला है, वो टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 पाई, उसका 1/4। तो ये उसका 1/4 पाई,
तब जाकर के ये फ्लक्स 1/4 निकलेगा। ऋतिक, क्या ये समझ आ गया बच्चे जो मैंने बोला? एक बार फिर से सोचो मैंने क्या बोला है। और आंसर जरा बाकी सभी लोग बच्चे मैच कराओ। प्रीत गहलोत ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आंसर कमिंग मैं थोड़ा याद करके बैठा हूँ। जो दिया है उसे चेक करो, क्या ये मैच भी करता है? हाँ, दैट इज सफिशिएंट। मतलब मेरा ये कहना है कि दोनों से तुम्हें सेम आंसर मिलना चाहिए। दोनों से तुम्हें सेम आंसर मिलना चाहिए। चलो, और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है इस 25 के आगे? 26 ही है अब तो। 26 किसी को पूछना है? हो गया ये? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई भाई? बड़ा करो यार, तुम लोग लग के करो। तुम लोग की दशा देख करके लगता है कि तुम लोग बड़े रिलैक्स मूड में पड़े हुए हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब इतने दिन में जैसे कुछ लोग नहीं कर पाए। काफी टाइम था तुम्हारे पास करने के लिए यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हार्डली 25-26 क्वेश्चन थे और एक दिन का गैप था मेरे ख्याल से। जब एक दिन का गैप था तो यार तुम्हें बड़े आराम से करना चाहिए था, ये होना ही चाहिए था। क्या 2 दिन का गैप था ये? तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लग के होमवर्क करो, क्योंकि बहुत ज्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बताओ, क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चन है ये बताओ? क्वेश्चन बैंक तुम लोगों ने अटेम्प्ट की इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली? कितने क्वेश्चन है बताओ जरा मेरे को, मुझे भी देखना पड़ेगा। 150 के आसपास है। 134 कितने किए हैं तुम लोगों ने? कुछ किए हैं कि नहीं किए? कुछ तो मैंने दे ही दिए थे तुम लोगों को। अब देखो, डिस्कशन है बहुत सारा, वो तुम्हें अब भाई करना ही है अपने को। कुछ किए हैं तुम लोगों ने नहीं किए हैं? 40 तक दिए थे मैंने। 40 तक मैंने दे दिए थे, तुम उम्मीद कर रहा हूँ कर लिए होंगे। एक काम करो ना, मैं सोच रहा हूँ संडे को कोई एक्स्ट्रा क्लास रखूं डिस्कशन की। कितने कर लोगे तुम लोग? मैं मान के चल रहा हूँ कि 40 तक तुमने करे हुए हैं। कितने तक कर लोगे? पूरा तो बेटा यही 25 सवाल तो हुए नहीं यादों से। आज फ्राइडे है, संडे बचे ही कितने दिन है? सिंगल करेक्ट कितने हैं वैसे? सिंगल करेक्ट ये बताओ। 80? सिंगल करेक्ट कर लेना, सिंगल करेक्ट रखते हैं। सिंगल करेक्ट तो कम से कम पूरे कर लेना तुम। सिंगल करेक्ट ठीक है, सिंगल करेक्ट का डिस्कशन रखूंगा मैं, हाँ? तो सिंगल करेक्ट कोशिश करना संडे से पहले कर लेना तुम। ठीक है बच्चों, देखो डिस्कशन ही बचा है। वैसे कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, ऐसा नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीजें मुझे करानी है, बट फिर भी छोटी छोटी चीजें मतलब वही है। एक दो क्वेश्चन जैसे लास्ट में पे करा रहा था ना मैं, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन कराने हैं मुझे। बट फिर भी सिंगल चॉइस वाले करना, कुछ आएंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा जज्बा दिखाओ यार। अब तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तुम जैसे देखो, ऑनलाइन क्लासेस को तुम कोई बहुत वो उस तरीके से मत लो कि बहुत बड़ा कुछ हो गया। देखो जो है तो है, उसे आपको करना ही पड़ेगा। और ये मत मान के बैठो, कुछ लोग मान के बैठ जाते हैं नहीं मेरे से ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। देखो बेटा, अब जो है फैसिलिटी वही कर सकते हो। और जो है उसी में आपको उतना ही एफर्ट करना है। एग्जामिनेशन जो आने वाला है उसमें कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने कैसे तैयारी की थी कैसे नहीं की थी। पूरी की पूरी डिफिकल्टी देंगे वो, और टाइम भी वही मिलने वाला है सबको, चाहे तुम हो या चाहे कोई और हो। तुम डिसाइड कर लो कि तुम कैसे मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हो।
और तुम्हारी क्लासेस काफी रेगुलर और काफी ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो उसको यूटिलाइज करो। मतलब जो शेड्यूल जैसे चलता है ऑफलाइन में वैसे ही ऑनलाइन चल रहा है, तो तुम उतनी ही उसी ईमानदारी से फॉलो करो। और बेटा एग्जामिनेशन में कोई कमी नहीं होगी, कोई तुम्हारा मतलब ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी कम की जाएगी। लास्ट ईयर का भी पेपर था, पूरा का पूरा मुश्किल रखा हुआ था, कोई उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा था। सो मेंटली प्रिपेयर रहो और पढ़ाई पे पूरा का पूरा ध्यान दो। तुम्हें अच्छी बात है कि टाइम ज्यादा मिलता है, उस टाइम को यूटिलाइज करो। कोई अगर मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, तो ऑप्शन है तो उसका फायदा लो तुम लोग। ठीक है, तो चलो फिर संडे को हम बात करते हैं। तो मैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस में डाल दूंगा, तो अच्छे से कर लेना ईडी क्वेश्चन तक तो भाई। चलो भाई, इतना ही रखते हैं आज।